आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। हेलो, गुड मॉर्निंग। आज 31 अगस्त है, हफ्ते का पहला दिन सोमवार। आप सुन रहे हैं मॉर्निंग न्यूज़ पॉडकास्ट आज का दिन। मेरा नाम है खुशबू कुमार। पॉडकास्ट की शुरुआत करेंगे कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की लिस्ट के साथ। सचिन पायलट, शशि थरूर, कन्हैया कुमार को इसका सदस्य बनाया गया है। तो क्या ये लिस्ट रूठे को मनाने की कोशिश है, जानेंगे। फिर बात होगी मध्य प्रदेश की, जहां कल गृह मंत्री अमित शाह ने शिवराज सिंह चौहान का रिपोर्ट कार्ड पेश किया, लेकिन अगले मुख्यमंत्री के तौर पर शिवराज का नाम लेने से बचते रहे। तो क्या चल रहा है पार्टी के भीतर, टटोलेंगे। और आखिर में बात रूस की, जिसका 47 साल का सपना टूट गया है। लूना 25 लैंडर चांद की सतह पर क्रैश हो गया है। मिशन फेल होने के कारणों को समझेंगे, लेकिन पहले 60 सेकंड्स हेडलाइन सुनिए शुभम तिवारी से। आज से मणिपुर विधानसभा का सत्र हो सकता है शुरू। राज्य सरकार ने राज्यपाल से की सिफारिश। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जाएंगे अलीगढ़। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को उनकी दूसरी पुण्यतिथि पर देंगे श्रद्धांजलि। कोलकाता के जादवपुर यूनिवर्सिटी में छात्र की मौत मामले में जांच समिति के प्रमुख ने दिया इस्तीफा। नू हिंसा को लेकर जंतर मंतर पर हिंदू संगठनों की बैठक पुलिस ने बीच में ही रोकी। बैठक में दिए जा रहे थे भड़काऊ भाषण। हिमाचल के मंडी के कोल डैम में 5 वन अधिकारी समेत 10 लोग फंसे। रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी। गुजरात में 45 पाकिस्तानी हिंदुओं को हिरासत में लिया गया। वीजा खत्म होने के बाद भी रुके हुए थे। ब्राजील में बस दुर्घटना में 7 लोगों की मौत, 27 घायल। बस का ब्रेक फेल होने की वजह से हुआ यह हादसा। स्पेन ने पहली बार जीता विमेंस फीफा वर्ल्ड कप। फाइनल में इंग्लैंड की टीम को 1-0 से हराया। और एशिया कप के लिए आज टीम इंडिया का ऐलान संभव। वर्ल्ड कप के हिसाब से होगा सिलेक्शन। कल भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती थी और कल ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वर्किंग कमेटी की नई टीम का ऐलान किया। कांग्रेस पार्टी में वर्किंग कमेटी यानी CWC टॉप एग्जीक्यूटिव बॉडी है। इसका गठन दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर सेशन के दौरान किया गया था। पार्टी के कुछ अपने नियम और संविधान हैं। इसे लागू करने का अंतिम फैसला यही कमेटी लेती है। तो इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कुल 39 सदस्यों को शामिल किया गया है। इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान पर खास फोकस है। लिस्ट में आनंद शर्मा और शशि थरूर समेत G23 के कई ऐसे नेताओं के भी नाम हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो पार्टी से नाराज चल रहे हैं। विशेष आमंत्रित सदस्यों में पवन खेड़ा, सुप्रिया श्रीनेत और अलका लांबा भी शामिल हैं। पूर्व छात्र नेता कन्हैया कुमार को परमानेंट इनवाइट के लिस्ट में जगह दी गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इससे पहले तक स्टीयरिंग कमेटी के साथ काम कर रहे थे, जिसका गठन सोनिया गांधी ने किया था। अब कांग्रेस वर्किंग कमेटी का ऐलान किया गया है। तो CWC के इस लिस्ट के बारे में थोड़ी और ज्यादा डिटेल जानने के लिए हमने बात की आज तक रेडियो रिपोर्टर राहुल गौतम से। देखिए, कांग्रेस कार्य समिति कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी, आप कह सकते हैं, फैसला लेने वाली कमेटी होती है। जितने भी बड़े फैसले होते हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर, वो तमाम उन फैसलों को पर CWC की मोहर लगना जरूरी होता है। चाहे वो कोई अलायंसेस हो या फिर कुछ अमेंडमेंट करना हो, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है CWC। और ऐसे में पहले जो CWC थी उसमें तकरीबन 24 मेंबरान थे। अब उस नंबर को बढ़ाकर 39 कर दिया गया है। यानी बहुत सारे जो नाम हैं उनको ऐड किया गया है। अगर आप देखें दोनों लिस्टों को, अगर पुरानी और नई को आप एनालाइज करें, तो तमाम जो लोग जो पहले उस पुरानी लिस्ट में थे उनको भी रिटेन किया गया है। इसके अलावा नए लोगों को भी जोड़ा गया है। मसलन आनंद शर्मा, AK एंटनी, P चिदम्बरम, अभिषेक मनु सिंघवी, जयराम रमेश, इन तमाम लोगों को रिटेन किया गया है। मुकुल वासनिक, इनको रिटेन किया गया है। उसी समय पर नए लोगों को भी ऐड किया गया है। तो सबसे चौंकाने वाले मैं नाम आपको बताता हूँ। सचिन पायलट को इसमें जगह दी गई है, जो कि पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के। उनके अलावा शशि थरूर, जो कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ चुनाव लड़े थे 10 महीने पहले, और 7,500 वोटों में से तकरीबन 1,072 वोट उनको मिले थे। उनको भी जगह दी गई है। आप कह सकते हैं कॉन्सोलेशन प्राइज उनको दिया गया है। इनके अलावा दिग्विजय सिंह, उनको जगह दी गई है, क्योंकि हालांकि उनके कई बयानात को लेकर कांग्रेस पार्टी में एक आप कह सकते हैं कुछ लोग असहज थे, लेकिन क्योंकि मध्य प्रदेश के चुनाव बिल्कुल सर पर हैं, ऐसे में कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती थी कि इतना बड़ा नेता को आप ऐसा गलत मैसेज जाए। इन तीनों के अलावा नासिर हुसैन, जो कि एक प्रोमिनेंट
कर्नाटका से नेता हैं, राज्यसभा सांसद भी हैं, उनको भी जगह दी गई है। इसके अलावा बीके हरिप्रसाद को जगह दी गई है। तो इन तमाम चेहरों को अगर आप एनालाइज करें तो आप देखेंगे कि जितने भी पुराने जो ट्रेडिशनल नाम होते हैं उनको रखा गया है और साथ ही साथ नए लोगों को ऐड किया गया है। तो कुल मिलाकर आप इसको अगर नटशेल में कहना चाहे तो आप कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी ने कोई बड़ा एक्सपेरिमेंट नहीं किया है, कोई रेडिकल चेंजेस नहीं किए हैं, मात्र नए लोगों को लाकर पुरानी लिस्ट में जोड़ दिया है ताकि ज्यादा फोर्स के साथ वो 2024 के चुनावी समर में उतर सके। राहुल, सचिन पायलट को भी सीडब्ल्यूसी में रखा गया है। अशोक गहलोत के साथ जो लगातार बयानबाजी हो रही थी, क्या उसकी वजह से पार्टी उन्हें दिल्ली के पास और राजस्थान से दूर रखना चाहती है? देखिए, कांग्रेस पार्टी की तरफ से महासचिव बनने का जो ऑफर है वो सचिन पायलट के पास बहुत पहले से था। लगातार कांग्रेस पार्टी कोशिश करती रही कि दोनों नेताओं को, यानी अशोक गहलोत को और सचिन पायलट को जयपुर में ना रखा जाए। तो कोशिश होती रही, लेकिन अब फाइनली राहुल गांधी के इंटरवेंशन के बाद, मल्लिकार्जुन खड़गे के इंटरवेंशन के बाद, आपको याद होगा कई दौर की मीटिंग्स हुई दिल्ली के अंदर, उसमें केसी वेणुगोपाल रहे, अशोक गहलोत रहे, और उसके बाद ये फॉर्मूला निकाला गया कि हम सचिन पायलट को दिल्ली लेकर आएंगे, उनको सीडब्ल्यूसी का मेंबर बनाएंगे। अब जो जानकारी मिल रही है कुछ दिनों में वो महासचिव बनेंगे कांग्रेस पार्टी के, और वो सेंट्रल लीडरशिप के साथ में बहुत क्लोजली काम करेंगे। अब इसका मतलब ये कतई नहीं है कि राजस्थान के अंदर जो उनकी प्रेजेंस है वो उसको बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा। सचिन पायलट का जो खेमा है वो ये दावा करता रहा है कि ये ऑफर उनको दिया गया था कि आप महासचिव बनिए, आप दिल्ली आइए जयपुर छोड़कर, लेकिन जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का टाइम आएगा तब आपकी भी बात मानी जाएगी, आपके लोगों को भी टिकट दी जाएंगी, और बाद में जब पार्टी जीत कर आएगी उसके बाद हम फैसला लेंगे कि आखिर राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। और यही मांग वो खुद भी कर रहे थे। वो चाहते थे कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में उनका से हो ताकि उनके लोग भी चुनाव जीत कर आए, विधायक बने, और जब सीएलपी की मीटिंग हो, जब विधायक दल का नेता चुनने की बारी आए तो उनके लोग भी वहां मौजूद हों और वो उनका नाम आगे प्रपोज करें। ठीक है, और आखिर में आपसे मैं ये जानना चाह रही थी कि इस लिस्ट में किसके नाम का ना होना आपको सबसे ज्यादा चौंकाता है? सबसे बड़ा नाम मैं ये कह सकता हूँ कि प्रमोद तिवारी, जो कि राज्यसभा के सांसद हैं और कांग्रेस पार्टी के डेप्यूटी लीडर हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, वहां से उनको सीडब्ल्यूसी में नहीं रखा गया है। वो पिछली बार सीडब्ल्यूसी में एक इन्वाइटी थे। उनके अलावा पृथ्वीराज चौहान, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, उनको जगह नहीं मिली है। इसके अलावा इमरान प्रतापगढ़ी, रंजिता रंजन, इन तमाम लोगों के बारे में कयास लगाया जा रहा था कि इनको जगह मिलेगी। रघुवीर मीणा कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता हुआ करते थे राजस्थान से, पिछली सीडब्ल्यूसी में उनको जगह भी दी गई थी। इस बारी उनको ड्रॉप कर दिया गया है, उनको सीडब्ल्यूसी में किसी भी स्तर पर नहीं रखा गया है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये सब चुनावों में जाने से पहले कांग्रेस पार्टी की एक्सरसाइज है कि जो पुराने जो आप अंग्रेजी में जिनको हम कहते हैं ओल्ड वॉर हॉर्सेस, या जो ऐसे लोग जो लड़ सकते हैं, उनको रिटेन किया गया है ताकि कोई नाराजगी ना हो सके, पार्टी में कोई फूट ना पड़ सके, और साथ ही साथ नए लोगों को लाकर ऐड किया गया है ताकि कांग्रेस पार्टी दुगनी ऊर्जा के साथ चुनावी समर में 2024 में जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल गौतम, हमसे बातचीत करने के लिए। कांग्रेस के बाद अब बात भाजपा की। गृह मंत्री अमित शाह कल चुनावी राज्य मध्य प्रदेश में थे और उनके पास था मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सरकार का रिपोर्ट कार्ड, वो भी 20 साल का। उम्मीद के मुताबिक अमित शाह ने मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार को हर सब्जेक्ट में पूरे नंबर दिए। साथ ही साथ कांग्रेस को चैलेंज दिया कि वो 50 साल का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने लाए। मध्य प्रदेश की जनता को गुमराह करने की जगह ये हमारे रिपोर्ट कार्ड का आप जवाब दीजिए, और हिम्मत है तो आपके 50 साल का रिपोर्ट कार्ड लेकर आइए। हमने राजनीति के अंदर जवाबदेही की परंपरा तय की। जहां जहां हमारी सरकार है, 5 साल के बाद चुनाव में जाते हैं तो हमने क्या करा है इसका हिसाब लेकर जाते हैं। इस पर कांग्रेस का भी जवाब आया, जिस पर आगे हम बात करेंगे, लेकिन एक सवाल प्रदेश में मुख्यमंत्री के चेहरे पर भी उठा, जिस पर शाह ने कहा कि ये पार्टी का काम है, इसे पार्टी को ही तय करने दे। शाह की चुप्पी कई सवाल खड़े करती है। कल मध्य प्रदेश के अलग अलग आयोजनों में शाह के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मंच पर थे। तो क्या भाजपा चुनाव से पहले शिवराज सिंह चौहान को आगे न रखकर पार्टी के भीतर किसी को नाराज नहीं करना चाहती? पूछा हमने भोपाल में मौजूद आज तक रेडियो रिपोर्टर रवीश पाल सिंह से।
देखिए, आपको बता दें कि वाकई एक महत्वपूर्ण सवाल था, जिसका सीधा सीधा जवाब तो अमित शाह ने नहीं दिया, क्योंकि पिछले चुनाव की जब हम बात करें 2018 की, तो भारतीय जनता पार्टी का नारा था, माफ करो महाराज, हमारा नेता शिवराज। यानी पिछले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही साफ कर दिया था कि वो शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पे ही चुनाव लड़ने जा रही है। लेकिन आज जब कल उनसे ये सवाल पूछा गया था अमित शाह से, तो उन्होंने शिवराज सिंह चौहान का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने इतना जरूर कहा कि ये पार्टी के अंदर का मामला है, पार्टी जिसका नाम तय करेगी, पार्टी का काम पार्टी को करने दीजिए, पत्रकार सिर्फ पत्रकारिता करें। दूसरी तरफ देखें तो अमित शाह ने ये जो बात कही है, इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि शिवराज सिंह चौहान हर बार विधानसभा चुनाव से पहले जन आशीर्वाद यात्रा निकालते थे। ये इस जन आशीर्वाद यात्रा के तहत शिवराज सिंह चौहान सभी 230 विधानसभा सीटों पर पहुंचते थे और इकलौता वही इस जन आशीर्वाद यात्रा का चेहरा होते थे। उन्हीं के चेहरे पे ये पूरी यात्रा चलती थी और करीब अप्रैल और मई के महीने से ये यात्रा शुरू हो जाती थी। लेकिन इस बार आप देखिए, अगस्त खत्म होने को है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने जन आशीर्वाद यात्रा शुरू नहीं की है। और अभी जो खबरें निकल के सामने आ रही है, उसके मुताबिक सितंबर के पहले हफ्ते में जन आशीर्वाद यात्रा निकलेगी जरूर, लेकिन इस बार शिवराज सिंह चौहान उसका चेहरा अकेले नहीं होंगे, बल्कि शिवराज सिंह चौहान के साथ साथ वी.डी. शर्मा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर, ये तमाम लोग जो हैं जन आशीर्वाद यात्रा अलग अलग इलाकों से निकालेंगे। जी, और अब रिपोर्ट कार्ड की बात करते हैं। इस कार्ड में किन मुद्दों पर जोर दिया गया है और पिछले 4 साल की रिपोर्ट कार्ड पेश ना करके 20 साल की रिपोर्ट कार्ड तैयार किया गया है, तो क्या ये भी एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश है? देखिए, मैसेजिंग तो बिल्कुल साफ है। ये आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 2003 से लेकर के 2018 तक भाजपा की सरकार रही, 15 सालों तक। उसके बाद 15 महीनों के लिए कांग्रेस की सरकार आई, फिर एक बार कांग्रेस की जाती है और 2020 मार्च में भाजपा की सरकार बन जाती है। तो अमित शाह ने इसीलिए इन पूरे 20 सालों का लेखा जोखा सबके सामने रखा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि एक लंबा समय हो गया है मध्य प्रदेश में भाजपा को सरकार चलाते हुए, और एंटी इनकम्बेंसी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसी भी राजनीतिक दल के लिए, यदि वो लंबे समय तक सत्ता पर काबिज है। गुजरात में वो ये प्रयोग करके देख चुके हैं और इसलिए माना जा रहा है कि गुजरात के फॉर्मूले के तर्ज पर ही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश का चुनाव इस बार लड़ रही है, तो जानबूझ करके इसीलिए लंबे समय तक, यानी पब्लिक भूल ना जाए, जनता को याद रहे जब वो चुनाव में वोट करने जाए कि मध्य प्रदेश की स्थिति पहले क्या थी और भाजपा की सरकार में उसकी स्थिति कहाँ पहुंच गई है, वो जनता को याद रहे। इसीलिए अमित शाह ने ये पूरा प्रयोग किया है। जी, और रिपोर्ट पेश करने की बात तो पहले से तय थी, इसलिए कमलनाथ भी अपने सवाल के साथ तैयार थे। उन्होंने कुल 15 सवाल राज्य सरकार से पूछे हैं, मसलन 50% कमीशन राज्य में इन्वेस्टमेंट की। तो इन सवालों का जवाब मिला? देखिए, आपको बता दें कि अमित शाह जब भोपाल आए हैं तो उससे ठीक पहले कल कमलनाथ ने जो सवाल पूछे थे, उसके पीछे की एक बड़ी वजह है। दरअसल कई ऐसे सवाल है, क्योंकि लंबे समय तक भाजपा की सरकार रही है, तो विपक्षी दल जो है वो चाहता है कि सरकार की तरफ, जनता की तरफ से ये सवाल वो सत्ताधारी दल से पूछे। जब विधानसभा के सत्र होते हैं तब ये सवाल पूछे जाते हैं, जिसका बाकायदा लिखित में जवाब आता है। लिखित जवाबों में ही सरकार ने पिछले कई सालों में ये बताया है कि मध्य प्रदेश में कर्ज माफी की क्या स्थिति थी। भाजपा ये बार बार आरोप लगाती है कांग्रेस पे कि उसने कर्ज माफी नहीं की, लेकिन भाजपा की सरकार के जो कृषि मंत्री होते हैं वो विधानसभा में लिखित में ये जवाब देते हैं कि कमलनाथ सरकार के समय कर्ज माफी हुई थी। भारतीय जनता पार्टी खुद लिखित जवाब में ये बताती है कि मध्य प्रदेश में बेरोजगारों की संख्या लाखों में है। मध्य प्रदेश में बाल अपराध को लेकर, महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर, आदिवासियों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ जो अत्याचार होते हैं, अपराध होते हैं, वो तमाम सवाल उन्होंने शिवराज सिंह चौहान और जो गृह मंत्री अमित शाह उनसे कल पूछे थे। हाल ही में आपको याद होगा 50% कमीशन का एक जो पत्र वायरल हुआ था, उसे लेकर के कांग्रेस पूरी तरीके से हमलावर है शिवराज सरकार पर, और क्योंकि उनके नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज हो गई, तो वो तमाम सवाल जो है अमित शाह से कमलनाथ ने पूछे थे। तो कई सारे ऐसे सवाल है, वो शिक्षा से जुड़े हुए थे, बेरोजगारी से जुड़े हुए थे, क्योंकि मध्य प्रदेश में 30 लाख से ज्यादा बेरोजगार है, रजिस्टर्ड जो युवा है, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है। सरकार ने यह वादा किया था कि अगस्त के महीने तक 1 लाख युवाओं को नौकरी मध्य प्रदेश में दे दी जाएगी, उसका अब तक कोई ठिकाना नहीं है। तो ऐसी तमाम चीजें हैं जो कांग्रेस चाहती है कि जनता के बीच में वो मुद्दे भी जाएं, सिर्फ ये ना जाए कि अमित शाह आते हैं और वो सरकार की जो खूबियां हैं उसको सामने रख के जाएं, बल्कि कांग्रेस ये चाहती थी कि अमित शाह अगर वो आए तो उपलब्धियों के साथ साथ जनता का ध्यान इस तरफ भी जाए कि मध्य प्रदेश में कौन से ज्वलंत मुद्दे जिसका जवाब भाजपा नहीं देती है। शुक्रिया रवीश पाल सिंह। भाजपा ने राज्य स्तर पर रविवार को 20 साल के रिपोर्ट कार्ड को लॉन्च किया। 3 दिन के अंदर सभी संभाग में केंद्रीय और राज्य के मंत्रियों की ओर से रिपोर्ट कार्ड लॉन्च करवाई जाएगी। इसके बाद 4 दिन के भीतर तक जिला स्तर पर भी रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा।
सब कुछ सही होता तो शायद आज रूस का लूना 25 चांद पर लैंड करता, लेकिन आखिरी मौके पर हुई टेक्निकल गलतियों की वजह से लैंडिंग से पहले लूना 25 क्रैश हो गया। यानी 47 साल की तैयारी और बहुत मोटे खर्चे के बाद लॉन्च किया गया ये मिशन फेल हो गया। सोमवार यानी आज से बुधवार के बीच इसे लैंड कराने की योजना थी। साल 1976 के बाद रूस ने अपने सोवियत संघ काल के बाद पहली बार मून मिशन को दोबारा से शुरू किया था। लूना 25 से पहले लूना 24 रूस चांद पर भेज चुका था और वो सफल भी था। इस क्रैश को रूस के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि रूस एक साथ कई मोर्चों पर लड़ रहा है। यूक्रेन के साथ युद्ध के बाद से पश्चिमी देशों से कई तरह की आर्थिक पाबंदियां झेल रहे रूस के लिए चांद से भी अच्छी खबर नहीं मिली। तो अंतिम घड़ी में कहाँ चूक गया लूना 25, पूछा मैंने आज तक रेडियो के साइंस जर्नलिस्ट ऋचिक मिश्रा से। रूसी स्पेस एजेंसी का आधिकारिक जो बयान आया है वो कहना ये है कि वो लैंडिंग की तैयारी कर रहे थे, मतलब उस ऑर्बिट में जा रहे थे जिस ऑर्बिट से उनको फिर नीचे उतरने का काम करना था। लेकिन उस ऑर्बिट में पहुंचने से पहले पैरामीटर्स कुछ जो सेट थे उसमें गलती हो गई है, गलत पैरामीटर सेट किए, जिसके डेटा एनालिसिस में गलती हुई। ऑर्बिट उनका जो लूना 25 था उससे रोसकॉस्मोस रूसी स्पेस एजेंसी का संपर्क टूटा और वो गया उसी ऑर्बिट में है, लेकिन और गिरा भी वहीं है जहां उसको लैंड होना था। है वो साउथ पोल के आसपास ही कहीं जाकर के गिरा है। तो यहाँ पे ये चीज समझने वाली है कि वैज्ञानिकों का काम कितना कठिन है कि अगर दशमलव के बाद 8वें या 16वें संख्या तक कैलकुलेशन में गलती होती है तो इस तरह के यान जो है वो गलत दिशा में चले जाते हैं। जी, और चूंकि मिशन ये फेल हो चुका है तो इसमें क्या लर्निंग्स रही रशिया के लिए? क्या इसके साथ वो अगले मिशन पर जाएगा? देखिए, मुझे अभी ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि वो तत्काल कोई नया मिशन स्टार्ट करेंगे। वो करेंगे जरूर, लेकिन इतनी जल्दी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लूना 24 जो था वो करीब 47 साल पहले गया था, वो सक्सेसफुल था। अब वही सारा मैकेनिज्म, वही सारा सिस्टम अगर लगा करके इन्होंने नया भेजा है, पैरामीटर गलत सेट हो जाना और उसकी डेटा एनालिसिस सही से नहीं कर पाना, ये अपने आप में एक बड़ी गलती है। लेकिन ये वैसा ही है कि अगर आप घर पे रोज चाय बना रहे हैं तो जरूरी नहीं कि चाय आपकी हमेशा एक जैसी ही बनेगी। किसी दिन चीनी ज्यादा होगा, किसी दिन चाय की पत्ती कम हो जाएगी, या किसी दिन एकदम ही अच्छा बन जाएगा। तो आप कितने ही एक्सपर्ट क्यों ना हो किसी चीज में, लेकिन उसमें 19-20 होता रहता है। जी, और एक सवाल मेरा आपसे चंद्रयान 3 को लेकर भी था। भारत का विक्रम लैंडर भी अपने मिशन के अंतिम पड़ाव पर है। 23 अगस्त को इसे लैंड कराने की कोशिश होगी। इसरो रूस के मिशन को भी करीब से देख रहा था, तो क्या रूस की गलती से भारत कुछ सीख सकता है? देखिए, सबकी अपनी गणित होती है, सबका अपना कैलकुलेशन होता है, और इस तरह के जो क्रैश होते हैं या गलतियां होती हैं उनको ये सारी स्पेस एजेंसीज आपस में शेयर करती हैं, क्योंकि एक अंतरराष्ट्रीय माध्यम बना हुआ है, एक अंतरराष्ट्रीय एसोसिएशन है जो हर लॉन्च, हर स्पेस मिशन की डिटेल्स को दूसरी एजेंसीज के साथ शेयर करती है। सारी डिटेल नहीं, लेकिन हाँ जरूरी डिटेल्स जो होती हैं मोटा मोटा वो शेयर कर देते हैं। अब जब तक रशिया, कल वो हुआ है क्रैश, और एक दिन बाद हमारी लैंडिंग है, इतने कम समय में रशिया कोई एनालिसिस करके इंडिया को या उस अंतरराष्ट्रीय एजेंसी को दे नहीं पाएगी कि जहां से इंडिया कुछ मांग ले कि भाई हमें दे दो, हम देख लें क्या गलती उनसे हुई है, वो गलती हम नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि इंडिया ये काम नहीं कर सकता। इंडिया पहले भी डिसेंट कर चुका है। चांद से पहले का जो ऑर्बिट है जहां से उसे नीचे उतरना है उसमें वो पहले जा चुका है, और ये बहुत जल्दी होने वाला है, हो ही जाएगा, क्योंकि अभी जो चंद्रयान की दूरी है विक्रम लैंडर की चांद के सतह से, वो कोई 24-25 किलोमीटर है। शुक्रिया ऋचिक। इसरो ने कल कहा कि चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम को 23 अगस्त को शाम 6:04 पर चांद की सतह पर उतारने की कोशिश की जाएगी और इसका लाइव प्रसारण भी किया जाएगा। और अब वक्त हो गया है देश दुनिया के अखबारों में छपी आज की बड़ी खबरों को सुनने का। आइए सुनते हैं शुभम तिवारी से। गुड मॉर्निंग शुभम। खुशबू, गुड मॉर्निंग। ज्यादातर हिंदी अंग्रेजी अखबारों के पहले पन्नों पर चंद्रयान 3 के चांद के और करीब पहुंचने की खबरें हैं। 23 अगस्त शाम 6:04 पर लैंडिंग से जुड़ी सूचनाएं हैं और रूस के लूना 25 के लैंडिंग से पहले क्रैश हो जाने की बातें हैं। वहीं लेह लद्दाख के दौरे पर गए कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का वो दावा भी है जिसमें उन्होंने लद्दाख में चारागाह की जमीन पर चीन के कब्जे
और घुसपैठ का आरोप लगाया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने इसे देश का अपमान बताया है। लेकिन हिंदी अखबार जनसत्ता पर पहली खबर कांग्रेस कार्य समिति यानी CWC से संबंधित है, जिस पर विस्तार से बातचीत आपने आज के दिन वाले हिस्से में की। मैं बस यहाँ पर हेडलाइन का जिक्र करता चलूं क्योंकि बहुत रोचक है। हेडलाइन है कि चिंतन में पार्टी ने लगाया पलीता, बुजुर्गों की बहार, युवा दरकिनार। कार्य समिति में जिन 39 सदस्यों को शामिल किया गया है उनमें से सिर्फ 3 50 बरस से कम उम्र के हैं। लेकिन जिस खबर का जिक्र कम अखबारों में पहले पन्ने पर है वह जनसत्ता और इंडियन एक्सप्रेस पर मिलता है। खबर है CVC यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग के साल 2022 की वार्षिक रिपोर्ट से जुड़ी। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले साल भ्रष्टाचार की जो सबसे ज्यादा शिकायतें दर्ज की गईं वह केंद्रीय गृह मंत्रालय यानी होम मिनिस्ट्री के कर्मचारियों से जुड़ी थी। केंद्रीय गृह मंत्रालय के कर्मचारियों के खिलाफ 46,643 शिकायतें पिछले बरस आईं। उसके बाद दूसरे नंबर पर रेलवे के अधिकारी और कर्मचारी थे, इनके खिलाफ शिकायतों की संख्या 8,881 और तीसरे नंबर पर बैंक में काम करने वाले अधिकारी कर्मचारी थे, जिनके खिलाफ कुल कंप्लेन 7,292 थी। 2022 में केंद्र सरकार के विभागों और दूसरी सभी कैटेगरी के कर्मचारियों और अधिकारियों की संख्या को अगर जोड़ दिया जाए तो कुल भ्रष्टाचार की जो 1,15,203 शिकायतें आई, इनमें से 85,437 का तो निपटारा हुआ, लेकिन करीब 30,000 एग्जैक्टली अगर कहा जाए तो 29,766 मामले अब भी पेंडिंग हैं। इस रिपोर्ट में जिन बातों का जिक्र है वह महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आने वाले वर्षों में भारत की कुछ एक सबसे बड़ी चुनौतियों में या फिर लड़ाई में भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग की बात कही है। इस रिपोर्ट के जिन बातों को इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने अपनी खबर का आधार बनाया है उनमें है कि रेल मंत्रालय, सार्वजनिक क्षेत्र की कंस्ट्रक्शन कंपनी NBCC इंडिया लिमिटेड और कोयला मंत्रालय, केंद्र सरकार के 16 विभागों में से ये 3 विभाग ऐसे हैं जिन्होंने केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी CVC के सलाह दिए जाने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। और शुभम, मैं जनसत्ता से ये खबर आपको बता रही हूँ। बॉलीवुड एक्टर सनी देओल की जो फिल्म है गदर 2 वो फिलहाल अभी ताबड़तोड़ कमाई कर रही है। लेकिन एक तरफ ऐसी खबरें हैं, कुछ रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि सनी देओल बैंक के कर्जदार हैं और इसकी वजह से बैंक उनका एक विला बेचने की तैयारी कर रही है। तो दरअसल जो मुंबई के जुहू स्थित सनी देओल का विला है, बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से लगाए गए ब्याज सहित 56 करोड़ रुपए का लोन वसूलने के लिए नीलाम किया जा रहा है। और सनी देओल ने साफ कर दिया है कि इस मामले में किसी भी तरह की अफवाह ना फैलाई जाए। जनसत्ता से खबर आप बता रही थी खुशबू, सनी देओल के कर्ज से जुड़ी। उसके ठीक बगल में एक खबर है महाराष्ट्र से। यहाँ प्याज के किसानों ने थोक बाजार में प्याज की बिक्री पर रोक लगा दी है और ये जो किसान है वो प्याज के निर्यात पर जो 40% टैक्स लगाने का फैसला केंद्र सरकार की ओर से किया गया उससे नाराज हैं। वही दैनिक भास्कर पर भारत ने जो आयरलैंड में लगातार तीसरी T20 सीरीज जीती है वो खबर है। भारत ने आयरलैंड के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला कल 33 रन से जीत लिया। इसके साथ भारतीय टीम ने जो बाइलेटरल सीरीज है उसमें 2-0 की बढ़त हासिल कर ली। भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट पर 185 रन बनाए। जवाब में जो आयरिश टीम है वो 20 ओवर में 8 विकेट पर 152 रन ही बना सकी। वही खबर हिंदुस्तान अखबार पर है कि मणिपुर हिंसा से संबंधित 20 और मामलों की जांच मणिपुर पुलिस ने CBI को सौंपा है। इन मामलों में एक मामला ऐसा है जिसमें एक युवक को मां और उसकी चाची के साथ जिंदा जलाने की घटना हुई थी। CBI को इस मामले में 2 FIR सौंपी गई है। वहीं हरियाणा के नूंह में हुई हिंसा के विरोध में जंतर मंतर पर रविवार को पंचायत हुई। वहीं ऑल इंडिया सनातन फेडरेशन और हिंदू संगठनों की ओर से ये जो पंचायत बुलाई गई थी उसमें जब किसी एक खास धर्म के खिलाफ विवादित बयानबाजी होने लगी तो पुलिस ने पंचायत को बीच में ही रोक दिया। पंचायत में हिस्सा लेने गाजियाबाद के डासना मंदिर के जो महंत हैं स्वामी यति नरसिम्हानंद सरस्वती वो भी आए थे। बाद में पुलिस उन्हें अपने साथ ले गई। खुशबू, अल जजीरा से मैं शुरुआत कर रहा हूँ। रूस के पूर्व राष्ट्रपति और फिलहाल रूसी सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष हैं दिमित्री मेदवेदेव। उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध के दशकों तक खिंचने की आशंका जताई है। उन्होंने ये कहा कि ये लड़ाई मॉस्को के लिए अब अस्तित्व का संघर्ष बन गई है और यूक्रेन के लिए जो पश्चिमी देशों का समर्थन है, मेदवेदेव का कहना है कि वो आज नहीं तो कल आखिरकार समाप्त हो जाएगा, क्योंकि कोई भी और देश या देशों का एक समूह देर सबेर इस युद्ध को न सिर्फ महंगा
बल्कि उबाऊ और अप्रासंगिक समझने लगेगा। उधर दूसरी और महत्वपूर्ण खबर यह है इसी युद्ध के हवाले से कि अमेरिका से इजाजत मिलने के बाद नीदरलैंड और डेनमार्क यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान देने के लिए तैयार हो गए हैं। राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने इसे एक तरफ ऐतिहासिक फैसला कहा है तो दूसरी ओर देश की सेना का उत्साह बढ़ाने वाला कदम बताया है। वहीं एक खबर जिस पर आपने आज के दिन वाले हिस्से में बात की, लेकिन मैं अपने अखबार के लिसनर्स के लिए यहाँ बता दूं, BBC के हवाले से ये खबर है, रूस का लूना 25 स्पेसक्राफ्ट चांद पर क्रैश हो गया। रूस ने दरअसल भारत के चंद्रयान 3 मिशन के कुछ दिन बाद ही ये अभियान शुरू किया था और ये स्पेसक्राफ्ट चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला था, लेकिन उससे पहले ही उसमें कुछ पहले तो तकनीकी खराबी आई और फिर पता चला कि उससे संपर्क टूट गया है। और चलते चलते जान लेते हैं 21 अगस्त का इतिहास। आज ही के दिन 1911 में पेरिस के लूव्र म्यूजियम से मोनालिसा की पेंटिंग चोरी हो गई थी। हर साल 21 अगस्त को पूरी दुनिया में वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे मनाया जाता है और इस दिन को मनाने की शुरुआत अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने की थी। 2006 में भारत रत्न से सम्मानित शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का निधन हुआ। तो आज का दिन पॉडकास्ट में फिलहाल इतना ही। इस पॉडकास्ट को प्रोड्यूस किया है कुंदन कुमार ने, साउंड मिक्सिंग कर रहे थे नितिन रावत, खुशबू कुमार के साथ थे आप। नमस्कार।